नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर हरिओम नगर गोरखपुर के चैनल पर आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज 31 है ना, और 31 से सीटेट का बहुत बड़ी मात्रा में फॉर्म अप्लाई करना लोग प्रारंभ कर देंगे। तो बिना देर किए आप सभी जल्दी से जल्दी जाएं और सीटेट के फॉर्म को क्या करें, अप्लाई कर दें। ठीक, खैर ये तो रहा सीटेट के फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सीटेट को लेके ही है ना। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सीटेट का महत्वपूर्ण टॉपिक लिया गया है वो साइकोलॉजी पेडागोजी फॉर सीटेट के नाम से दिख रहा है ना। तो मतलब आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं पेडागोजी के फॉर्म में। किसके सब्जेक्ट के अंतर्गत? तो साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे यानी कि जितने भी प्रश्न के बारे में डिस्कशन होने जा रहा है उस प्रश्न से बार बार आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछता ही है। तो बिना देर किए हम लोग देखते हैं कि वह पेडागोजी के प्रश्न है कौन कौन से। चलिए, सबसे पहला प्रश्न और बहुत ही मजेदार प्रश्न है जो कि विगत वर्षों से पेडागोजी के सब्जेक्ट के अंतर्गत बार बार पूछा जाता है ना। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न है क्या कि कथन पुरुष आम तौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। वाह, प्रश्न भी कितना जबरदस्त है ना कि पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अब क्या वास्तव में ऐसा सत्य है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि सच है। क्या सच हो सकता है? बिल्कुल नहीं ना। दूसरा ऑप्शन है क्या कि सच हो सकता है। तो ये दोनों तो हो गया क्या, गलत। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है क्या कि लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, मतलब ये निश्चित तौर पे हो जाएगा क्या, सही, क्योंकि इस तरीके की बातें जो है वो समाज के अंतर्गत जेंडर पक्षपात को प्रदर्शित करता है। अब यही बात तो इस ऑप्शन में दिख रहा है कि यह लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, मतलब हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, सी, जो कि लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न अर्थात मूल्यांकन से कोरिलेट करके पूछा है और मूल्यांकन से भी पेडागोजी के अंतर्गत बार बार एक प्रश्न पूछना तो बिल्कुल निर्धारित कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, अब देखें तो मूल्यांकन के बारे में पूछ रहा है, उसके मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है, जिसमें से सबसे पहला जो ऑप्शन क्रिएट किया है वो किया है क्या कि शिक्षार्थियों की त्रुटियों को इंगित करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूल्यांकन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ शिक्षार्थियों की त्रुटियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है ना। तो किसी भी तरीके से यह हो जाएगा क्या, गलत। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है क्या कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए तो मूल्यांकन के अंतर्गत केवल और केवल उपलब्धि के बारे में ही बात नहीं की जा सकती, तो जिसके आधार पे ये भी हो गया क्या, गलत। ठीक, अब देखते हैं सी क्या कह रहा है। सी कह रहा है कि यह तय करने के लिए कि क्या किसी छात्र को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाना चाहिए, तो मूल्यांकन का संबंध जब त्रुटियों से नहीं है, उपलब्धियों से नहीं है, तो क्या पदोन्नत से होगी? बिल्कुल नहीं होगी, मतलब ये हो गया क्या, गलत। अब हमारे पास मात्र बचा है क्या, डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन में दिया है क्या कि सीखने के अंतराल का निदान और उपाय करना। बिल्कुल सही ना, क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रयोग हम तभी करते हैं बालक के संदर्भ में जब बालक की कमियों के बारे में हम पता करें, और कमियों के बारे में पता करने के पश्चात उन कमियों को दूर करने का हम क्या करें, प्रयास करें, मतलब निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करें। तो जिसके आधार पर यहाँ पे जो आंसर हमारा सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, और डी है क्या, सीखने के अंतराल का निदान और उपाय करना। ठीक, आगे बढ़ते अगला प्रश्न लेके। अगला प्रश्न
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि कई बार विकास को लेके विद्यार्थियों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। क्यों? क्योंकि वह विकास की प्रक्रिया के साथ साथ अभिवृद्धि को भी पढ़ते हैं। अब अभिवृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को यदि वो क्लियर नहीं कर पाते हैं तो अपने आप वो विकास और अभिवृद्धि से पूछे गए प्रश्नों में निश्चित तौर पे फंस के रह जाते। खैर, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इसके बारे में हम बात कर लेते। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक, मतलब जो भी है विकास के सिद्धांत के अंतर्गत वह क्या होगा? नहीं है पूछ रहा है। अब नहीं है तो ध्यान रखेंगे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब पेडागोजी के प्रश्न आते हैं तो हम बड़ी ही तेजी में करने का प्रयास करते हैं और पेडागोजी कभी भी बहुत ही तीव्र गति से करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पेडागोजी के अंतर्गत शब्दों का ही जाल होता है और यदि हमने शब्द समझ लिया तो पेडागोजी के सारे प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो खैर देखिए, पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है क्या कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक, नहीं है पूछा है तो विकास की प्रक्रिया जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से तो प्रभावित होती है ना। दूसरा क्या कह रहा है? विकास सार्वजनिक है। बात तो सही है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। और सांस्कृतिक सामग्री इसे प्रभावित नहीं करती है। अरे वाह, नहीं करती है भाई, कैसे नहीं करती है? जब हम समाज से ही अंतःक्रिया कर रहे हैं तो हमारा जो विकास होगा वो समाज और संस्कृति से तो क्या होगी? प्रभावित तो होगी ही। तो आगे बढ़ने का हमें नहीं लगता कि कोई औचित्य बनता है, क्योंकि प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि विकास का सिद्धांत नहीं है ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न ये भी अपने आप में बहुत बार पूछा हुआ है पेडागोजी के अंतर्गत। ठीक, प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी माध्यमिक समाजीकरण एजेंसी के उदाहरण हैं? ठीक, अब माध्यमिक समाजीकरण पूछ रहा है और उदाहरण के संदर्भ में बात कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी दिए हैं ऑप्शन उसमें से कौन माध्यमिक समाजीकरण के अंतर्गत आएगा। अब उसके लिए देखेंगे क्या कि समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जब बालक जन्म लेता है ना, तो जन्म के पश्चात वो सबसे पहले किससे समाजीकरण करता है? तो अपनी माँ से करता है। ठीक, अब जैसे वो माँ से समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है तब वो कहाँ जाता है? तो परिवार के अन्य सदस्यों के से संपर्क स्थापित करता है ना। जब परिवार के अंतर्गत वो समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया होता है तब वो कहाँ जाएगा? तो वह जाता है कहाँ पे? तो विद्यालय में जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय में जाता है। और जब विद्यालय से समाजीकरण की प्रक्रिया हो जाती है तो वो मीडिया के कंटेंट में आता है ना। तो मतलब आपका प्रश्न क्या है कि माध्यमिक समाजीकरण। अब यदि माध्यमिक समाजीकरण पूछ रहा है तो यहाँ पे कभी भी सीटेट के अंतर्गत माँ वाला ऑप्शन क्रिएट नहीं किया है, तो माँ का तो ऐसे भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं ना। मतलब माँ को किस में ले लिया गया है? तो परिवार के अंतर्गत ले लिया गया है। तो प्रथम समाजीकरण क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा ना। अब देख रहे हैं विद्यालय जाएगा तो मतलब क्या कि यह द्वितीय समाजीकरण या फिर माध्यमिक समाजीकरण हो जाएगा। मतलब माध्यमिक समाजीकरण के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा क्या? विद्यालय। आ जाइए प्रश्न की तरफ। प्रश्न बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ऑप्शन इसके। ठीक, देखते हैं फिर भी। पहला जो दिया है वो दिया है स्कूल और मीडिया। ठीक, स्कूल को हमने अभी भी देखा कि कैसा समाजीकरण है, तो द्वितीय है जिसको हम माध्यमिक भी कह सकते। तो पॉसिबिलिटीज है कि ऑप्शन ए हो जाए हमारा क्या? सही। दूसरा, मीडिया और पड़ोस। मीडिया को हमने देखा कि यह तृतीय समाजीकरण की प्रक्रिया में आता है, तो यह तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पे सी ऑप्शन में देख रहे हैं कि परिवार और पड़ोस दे रहा है, तो परिवार के संदर्भ में हमने देखा कि प्रथम है, तो ये भी हो गया क्या? गलत। ठीक,
परिवार और दोस्त, तो परिवार यहाँ पे भी पहले दिया है तो हो गया क्या? गलत। मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, और ए में दिया है क्या? स्कूल और मीडिया ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न मजेदार प्रश्न है, ये भी दिया है क्या? रचनात्मक उत्तरों की आवश्यकता है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर रचनात्मकता का मतलब होता क्या है। तो रचनात्मकता का मतलब सृजनशीलता से ही है, और इस सृजनशीलता के अंतर्गत जो विद्यार्थी आता है या फिर जो बालक आता है ना, जिसको हम सृजनशील बालक के नाम से भी जानते हैं, तो वह कभी भी अपसारी चिंतन की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है ना। अर्थात उसे हम ये कह सकते हैं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के कारण देखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिखे हैं तो उन पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा है, किस तरीके की बातें कर रहा है। ठीक, देखते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो ये दिया है कि प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न। ठीक, पहले जो ऑप्शन दिया है उसका अभिप्राय ये है कि डायरेक्टली आप क्या करेंगे? शिक्षण देंगे, और डायरेक्टली आप क्या करेंगे? प्रश्न को रखेंगे। अब इस तरीके की प्रक्रिया कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स तो ली ही नहीं जा सकती, तो मतलब वो रचनात्मक की श्रेणी में आएगा ही नहीं, तो हो जाएगा क्या? गलत। ठीक, अगला सामग्री आधारित प्रश्न। अब पर्टिकुलर किसी एक सामग्री पर ही हम प्रश्न कर रहे हैं आधार करके, तो वह भी हो जाएगा क्या? गलत, क्योंकि रचनात्मकता के अंतर्गत आधारित प्रश्न नहीं होते। ठीक, तीसरा दिया है खुले हुए प्रश्न। वहीं पे चौथा दिया है एक अत्यधिक अनुशासित कक्षा। अब किसी भी तरीके से अनुशासित कक्षा के अंतर्गत बालक रचनात्मक तो हो ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अध्यापक आए और अध्यापक ऐसे ऐसे घूर के देख रहा है ना। अब देख रहा है तो बच्चा किसी तरीके की एक्टिविटी करेगा, सृजनशील होगा, कब्बू नहीं होगा, तो मतलब ये भी हो जाएगा क्या? गलत। अब जब 3 गलत हो गया तो बचा है 1, और 1 मतलब क्या? सी, जो कि है खुले हुए प्रश्न ना। अर्थात हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? खुले हुए प्रश्न। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील, हाँ, सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? मतलब बालक जब भाषा का अर्जन करता है और जब भाषा का विकास करता है तो वह कौन सी अवस्था है जहाँ पे भाषा अति संवेदनशील होती है? अब ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं ना, तो जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है क्या कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था। अब प्रारंभिक बाल्य अवस्था के बाद आपको क्या दिख रहा है? जन्म पूर्व अवधि। सी क्या दिख रहा है? मध्य बाल्य अवस्था। और डी क्या दिख रहा है? किशोरावस्था। सर्वाधिक संवेदनशील कभी भी किशोरावस्था में नहीं होती है क्या? भाषा, क्योंकि किशोरावस्था में तो भाषा का रचनात्मक विकास होता है, सृजनशील विकास होता है, तो वो संवेदनशील कैसे होगी ना। तो मतलब डी ऑप्शन तो है हमारा भाई क्या? गलत। आ जाते हैं मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था की यदि समयावधि बताई जाए तो कहा गया क्या कि 18 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। अब 18 से 11 वर्ष का क्या बालक भाषा विकास और अर्जन की प्रक्रिया में किसी भी तरीके से संवेदनशील होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब ये भी ऑप्शन हो गया हमारा क्या? गलत। अगला बी दिया है जन्म पूर्व अवधि। लो, मतलब ऑप्शन भी ऐसे ऐसे क्रिएट किए गए हैं कि जन्म पूर्व अवधि। अब कोई बालक का जन्म से पहले की उसकी भाषा अर्जन एवं विकास की प्रक्रिया कैसे संवेदनशील हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो जिसके आधार पे ये भी हो गया क्या? गलत। अब बचा है हमारे पास क्या?
प्रारंभिक बाल्यावस्था। और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की समयावधि होती है वो 2 से 6 वर्ष होती है। और आप लोगों को हम ये बता दें कि इस अवस्था में बालक की जो भाषा अर्जन एवं विकास की क्षमता पाई जाती है वो बहुत संवेदनशील होती है। और प्रश्नवा यही तो पूछ रहा था, तो मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए। और ए में दिया है क्या, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। बहुत बार पूछा है पेडागोजी में। मतलब आप मान के चलिए कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास से एक प्रश्न तो निश्चित है, मतलब इग्नोर ही नहीं किया जा सकता कि इनके नैतिक विकास के सिद्धांत से कभी कोई प्रश्न पूछे ना। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। ठीक, पहला जो ऑप्शन है वो प्रसुप्ति अवस्था। अच्छा, हम आपको बता दें कि प्रसुप्ति अवस्था का संबंध किससे है, तो फ्रायड महोदय से है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, तो लॉरेंस कोहल वर्ग की। तो यह तो किसी भी तरीके से सही नहीं होगा। ठीक, दूसरा तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक, बात करते हैं इसके बारे में। तीसरा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का संबंध किससे जाता है, तो पियाजे महोदय से जाता है। तो मतलब ये भी नहीं सही होगा। ठीक, अगला क्या है, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। ये भी किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इसको देने का श्रेय किसको गया है, तो एरिक्सन महोदय को गया है। इनको कहीं कहीं एरिक्सन भी कहते। अब देखें, पहला ऑप्शन फ्रायड का है, प्रश्न हमारा लॉरेंस कोहल वर्ग से है। दूसरा ऑप्शन जो है, तीसरा जो ऑप्शन है वो पियाजे का है ना। वहीं पे जो चौथा ऑप्शन है वो एरिक्सन का है। तो हमारे पास बचा कौन सा, बचा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक, मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्या, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक, अब देखें तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने ना अपने नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत 3 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं, 3। कई बार प्रश्न पूछा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत कुल चरणों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 3। अब इन्होंने प्रत्येक चरण की 2-2 अवस्थाएं बताई हैं ना। तो अगर चरणों की संख्या 3 है तो कुल अवस्थाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। और उसी 6 में से एक अवस्था ये भी है, और इसी के आधार पे ये प्रश्न हो रहा है क्या, सही। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। क्यों, क्योंकि बार बार वाइगॉस्की आएगा, बार बार कोहल वर्ग आएंगे, बार बार पियाजे आएंगे, और वाटसन भी कबो कबो आ जाएंगे, जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, तो प्रश्न पहले पढ़ लेते। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासा, अच्छा, ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासा के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर, बहुत जबरदस्त ना, उनके चिंतन पर सामाजिक एवं और जबरदस्त ना सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। अच्छा, मतलब पूरे प्रश्न में जो नोटिस करने वाली बात थी, हमें लगता है कि वो यही है। और दिख रहा है आपको सामाजिक एवं सांस्कृतिक। और जब भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक ना के बारे में बात होती है तो सीधे सीधे हमारे दिमाग में आता है किसका नाम, तो वाइगॉस्की का नाम। क्यों, क्योंकि वाइगॉस्की महोदय ने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के विकास का दिया है क्या, सिद्धांत। मतलब बहुत आसान,
जितना बड़ा प्रश्न उतना ही आसान उसका क्या आंसर ढूंढना। तो हमें सीधे सीधे मिल गया हमारा आंसर, और आंसर हो जाएगा क्या, वाइगॉत्स्की। जहाँ तक इन लोगों के बारे में बात कर लिया जाए तो वॉटसन के संदर्भ में बात किया जाए तो महान व्यवहारवादी के रूप में जाने जाते हैं। पियाजे के संदर्भ में यदि बात किया जाए तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक एवं सांस्कृतिक पूछ रहा था ना। कोहल वर्ग के बारे में बात किया जाए तो अभी अभी हम लोग पीछे देखे कि कोहल वर्ग का कौन सा सिद्धांत है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत। तो मतलब ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इस प्रश्न में ना। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वाइगॉत्स्की। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न तो पहेली वाला है। सीटेट आयोग ना पता नहीं का करवा दे। ठीक, देखते हैं। प्रश्न कह रहा है क्या कि जिंगसा किसी लड़की का नाम है ना, या फिर लड़के का भी हो सकता, चाइनीज है भैया, कौन गारंटी। ठीक, जिंगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा। अच्छा, ये जिंगसा एक पहेली है। ला, हमको तो लग रहा था लड़की का नाम है या फिर लड़के का नाम है, लेकिन ये तो एक पहेली वाला गेम है। ठीक, लड़की का नाम क्या है, तो नजमा है। चलिए, नजमा स्वयं से कहती है, मतलब खुद से बातें कर रही है, नीला टुकड़ा कटा है। लो, अपने आप में ही बड़बड़ा रही है। नहीं, नीला टुकड़ा कटा है नहीं भी जवाब दे रही है। ठीक, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला। लो, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। मतलब नजमा जो 5 वर्ष की है और जिंगसा पहेली को सॉल्व कर रही है और खुद से ही बातें करती जा रही है, खुद से ना। अब यदि वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में कोई व्यक्ति खुद से बातें करता जाए तो उसको हम पागल की श्रेणी में रख देते। लेकिन देखिए यहाँ पे पागलों के बारे में क्या क्या बातें कही गई। कहा गया क्या कि आत्म केंद्रित वार्ता है। अच्छा, आत्म केंद्रित वार्ता के बारे में यदि बात किया जाए तो आत्म केंद्रित का संबंध किससे है, तो पियाजे से है। मतलब पियाजे ने ये व्यक्तिगत वार्ता नहीं कहा है, बल्कि इस प्रक्रिया को उन्होंने क्या कहा है, आत्म केंद्रित वार्ता। अब हमने कहा व्यक्तिगत वार्ता नहीं कहा है, तो ऑप्शन में अगला दिया हुआ है ना कि इस तरीके की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है। अब व्यक्तिगत वार्ता का उद्देश्य जो है वो यही है कि बालक अपने आप से ही क्या करता है, बातें करता है ना। अब इस प्रक्रिया को, व्यक्तिगत वार्ता की प्रक्रिया का जो अभिप्राय है वो अपने कार्यों का दिशा निर्देशन करना है, अपने कार्यों की प्लानिंग करना है, अपने कार्यों की योजना बनाना है। और इन समस्त बातों को लेकर आए कौन, तो वाइगॉत्स्की लेके आए हैं। कौन लेके आए हैं, वाइगॉत्स्की। तो मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी, जो कि डिफाइन कर रहा है किसको, व्यक्तिगत वार्ता को। आगे बढ़ा जाए, चलिए। ठीक, कह रहा है क्या कि बच्चों को संकेत देना। अच्छा, संकेत दे रहे, तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रारंभ में। अच्छा, मतलब आवश्यकता पड़ने पर हम प्रारंभ में ही जो काम कर रहे प्रारंभ में सहयोग प्रदान करना। ठीक, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बहुत मजेदार प्रश्न है ना। चलिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ऑप्शन ए में लिखा है क्या, प्रबलन। अच्छा, प्रबलन का जो संबंध है वो CL हल से है। इन्होंने ही प्रबलन का दिया था क्या, सिद्धांत, जिसको हम पुनर्बलन या फिर सबलीकरण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अनुबंधन, तो इस तरीके की बातें तो कहीं नहीं गई। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, मॉडलिंग। ठीक, ये भी बातें नहीं कहेगी क्योंकि प्रारंभ में क्या कर रहा है, सहयोग प्रदान कर रहा है। नीचे दिख रहा है पाड़, पाड़ को हम मचान भी कहते हैं। बहुत सही ना। इसी को इंग्लिश में हम स्काफोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है ये देख लेते, क्योंकि इसका संबंध जो है वो महान मनोवैज्ञानिक वाइगॉत्स्की महोदय से। वाइगॉत्स्की महोदय का मानना था क्या कि बालक को जब प्रारंभ में ही सहयोग प्रदान कर दी जाए
और बालक अपनी समस्या का स्वयं समाधान कर ले ना, तो इस तरीके की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाड़ कहते हैं। मतलब पाड़ के अंतर्गत जो है वो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, परमानेंट हेल्प नहीं। अब यहाँ पे जो हेल्प हो रही है बच्चे की वो टेम्परेरी ही है, जिससे बच्चा अपनी समस्या का स्वयं ही क्या करेगा, समाधान करेगा। तो मतलब हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डी, जिसको हम स्कैफोल्डिंग, मचान या फिर पाड़ के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। मतलब दोनों दे दिया है, बता दिया संज्ञानात्मक विकास और बता दिया किसका है कि पियाजे का है ना। अब देखते हैं, तो पहला जो ऑप्शन दिया है वो अवलोकन अधिगम दिया है। अच्छा, अवलोकन अधिगम को देने का श्रेय किसको गया है, तो अल्बर्ट बंडूरा को गया है। मतलब किसी भी तरीके से पियाजे महोदय का नाम यहाँ पे संबंधित नहीं है। बात तो पियाजे और संज्ञानात्मक विकास से कर रहा है, तो ई आंसर हो गया क्या, गली। ठीक, अगला क्या, क्षेत्र अधिगम। ठीक, ये भी एक थियरी ही है और इस थियरी को देने का श्रेय गया है किसको, कट लेविन को गया है। मतलब यहाँ पे भी पियाजे के बारे में कोई बात नहीं है। ठीक, यानी कि ये भी हो गया गलत। अगला है क्या, प्रबलन। जैसा कि अभी पीछे हमने देखा ना, प्रबलन को देने का श्रेय किसको गया है, तो Cl ना, हल को गया है। तो मतलब इन तीनों में से कोई भी पियाजे से कोरिलेट नहीं हो रहा। अगला स्कीमा, हाँ, ये किसका सिद्धांत है, तो ये पियाजे महोदय के अंतर्गत ही आता है। पियाजे ने स्कीमा को सूचनाओं का भंडार गृह कहा है। ठीक, तो मतलब यहाँ पे पियाजे के द्वारा दी गई संरचना हमें मिल गई है और प्रश्न हमारा यही तो पूछ रहा था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो हमारा राइट आंसर हमें मिल गया है क्या, डी, और डी में दिया है क्या, स्कीमा। आगे बढ़े, चलिए फिर से एक बार पियाजे के बारे में ही आई थिंक बात कर रहा है, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ दिख रहा है बौद्धिक विकास। ठीक, लेकिन फिर भी प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है। ठीक, एरिक्सन, तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक, स्किनर कहीं से भी बौद्धिक विकास से कोरिलेट नहीं है, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो है क्या, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, पियाजे बौद्धिक विकास, मतलब मिल गए पियाजे। ठीक, कोहलवर्ग के संदर्भ में बात करें तो कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो मतलब यह बात तो हो गई स्पष्ट कि बौद्धिक विकास के बारे में बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा क्या, पियाजे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न द्वारा की गई है। तो वो चरण है कौन से, उसके लिए आप सभी को आना पड़ेगा बुद्धा कोचिंग सेंटर, हरिओम नगर, गोरखपुर में ना। फिर उसके बाद मज़ेदार तरीके से ट्रिक के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर वह चरण कौन से थे, किसके, पियाजे के, किस सिद्धांत के, तो बौद्धिक विकास के सिद्धांत के। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों के बीच, अच्छा, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। मतलब एक बार फिर से सृजनशीलता से ही प्रश्न है। अब देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। ऑप्शन पहला, स्कूली जीवन की शुरुआत से उपलब्धि लक्ष्यों पर जोर देना। बिल्कुल गलत है। उपलब्धि पर ही थोड़ी ना बात करनी है सृजनशीलता या रचनात्मकता के अंतर्गत, तो हो जाएगा क्या, गलत। अगला है
परीक्षा में अच्छे अंक के लिए छात्रों को कोचिंग, ना ना ना, बिल्कुल गलत। ठीक, छात्रों को अच्छी शिक्षा का व्यवहारिक मूल्य सिखाना, पॉसिबिलिटीज है। अगला देखते, प्रत्येक शिक्षार्थियों की जन्मजात प्रतिभाओं को सृजनशील बनाना, और रचनात्मकता का मतलब भी क्या होता है, सृजनशील बनाना, मतलब ऑप्शन सी भी हो गया गलत, और हमारा जो ऑप्शन डी है वो हो जाएगा क्या, सही। चलिए ठीक, अगला प्रश्न ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है क्या कि के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में ना सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक, ओहो फिर से मिल गया हमें। चलिए, संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। लॉरेंस कोहलवर्थ गलत, जीन पियाजे गलत, लेव वाइगोस्की सही, अल्बर्ट बंडूरा गलत। काहे के लिए पहले ही दे दिया है क्या कि सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक, तो मतलब हमें बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जा रहा है कि जहाँ पे भी ऐसी कोई बात की जाए पेडागोजी के अंतर्गत, तो हम आंख बंद करके नाम ले लेंगे किसका, तो महान मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की का। ठीक, आगे बढ़ते। ठीक, एक प्रतिभाशाली कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण कराया जाता है। ठीक, अब थोड़ी सी बात एनसीएफ 2005 की कर लेते हैं, अर्थात नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। वहाँ पे बड़ी ही क्लियर तरीके से बताया गया है क्या कि बालक ना सृजनशील है, और जितना बालक को सृजनात्मकता के अंदर तक ले जाके जाएंगे, उतना ही बालक का व्यक्तित्व बहुत ही व्यवहारिक तरीके से बाहर निकल के आएगा। अब यहाँ पे जो बालक है वो प्रतिभाशाली है, मतलब इसकी बुद्धि लब्धि 140 से क्या होगी, अधिक होगी। तो जब 140 से अधिक है तो क्या वो शिक्षक के निर्देशों के अनुसार ज्ञान अनुसरण करेगा, कबो नहीं करेगा, तो मतलब ही हो जाएगा क्या, गलत। दूसरा यहाँ पे सी दिख रहा है कि विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराना है, 140 वाला कभी भी नहीं दोहराएगा, तो ये हो जाएगा क्या, गलत। बी दिख रहा है कि विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान, नहीं नहीं नहीं, अगर विद्यार्थी के द्वारा सक्रिय होता तब तो समझ में आता, बट यहाँ पे निष्क्रिय है तो कभी होगा क्या, सही नहीं हो सकता। लास्ट बचा ये, तो मतलब ए हमारा हो जाएगा क्या, राइट। और ए है क्या, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो 140 से अधिक वाला है तो निश्चित तौर पे वो अपने ज्ञान की क्या कर रहा है, संरचना ही करेगा। तो मतलब हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या, ए। ठीक, अब देखिए ये जो टॉप क्वेश्चंस थे पेडागोजी के अंतर्गत, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मतलब इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि इनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जितने भी प्रश्नों का हमने डिस्कशन किया ना, या फिर जितने भी प्रश्न हमने देखे, वो विगत वर्षों से पेडागोजी के अंतर्गत आना बिल्कुल निर्धारित है। तो बिना देर किए आप इन प्रश्नों को समझिए और देखिए, और इसी के साथ साथ बुद्धा कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत ही व्यापक तरीके से जुड़िए ना। हाँ, और ऑफलाइन से भी जुड़े, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको बताते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।